हाँ बच्चों, कैसे हो? बढ़िया है क्या मोटिवेश? आप सुनो, कल हमने क्या किया था? रिवर्स चार्ज की कुछ सर्विसेज जिन पर रिवर्स चार्ज लगता है, आज हमें फिर से क्या करना है, इसी को ही आगे बढ़ाना है। क्या है बताओ? सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन ऑथर, 9th पढ़ के। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर्स, आर्टिस्ट और द लाइक। कौन सर्विस देगा? ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट एंड द लाइक बाय वे ऑफ transfer or permitting the use or enjoyment of copyright covered under section 13(1) A of the Copyright Act relating to original literary, dramatic, musical or artistic work to the publisher, music company, producer or the like। किसको देगा? पब्लिशर को, म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को और द लाइक। समझो, मैं कौन हूँ? ऑथर। मैं कौन हूँ? ऑथर। बच्चों ये कौन है? रॉबिन शर्मा। इसमें और मुझमें एक क्या है? सिमिलरिटी है। ये कौन है? रॉबिन शर्मा। ये है ऑथर। और बुक का पब्लिशर कौन है? जैको बुक्स। जैको बुक्स। हाथ तो नीचे करो, हाथ के आगे आगे दिख ही नहीं रहा, थोड़ा आगे लेके जाओ। ये जैको दिखना चाहिए उसमें। ये जो है ना पब्लिशर है, जैको बुक्स। जैको बुक्स क्या है? पब्लिशर। और ऑथर कौन है? रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा ने क्या लिखा? कुछ बातें लिखी विजडम की, और किसको दे दिया? ये जैको बुक्स को। अब जैको बुक्स किसको पेमेंट करेगी? रॉबिन शर्मा को। जैको बुक्स किसको पेमेंट करेगी? रॉबिन शर्मा को। और जैको बुक्स का आगे बिजनेस क्या है? इसके बेसिस पर क्या करेगी? बुक्स को सेल करके करेगी। तो जैको बुक्स रॉबिन शर्मा को जो भी रॉयल्टी वगैरह पे कर रही है। तो पहले तो ये बताओ, सप्लायर और सर्विस कौन हुआ? सप्लायर कौन हुआ? जैको बुक्स। और रिसीवर कौन हुआ? रॉबिन शर्मा। बताओ कैसे हुआ? ऑथर ने अपना कंटेंट इसको बेचा। ऑथर ने अपना कंटेंट इसको बेचा या ट्रांसफर यूज करने का राइट दिया। तो ऑथर क्या है? सप्लायर ऑफ सर्विस। तुम्हें नहीं समझ में आया ना, तो ये सोच लेना जिसको रुपए मिल रहे हैं ना, वो कौन है? सप्लायर ऑफ सर्विस। बच्चों इसने, गुड़िया ने बीच में डाउट पूछ लिए थे। अब सुनो, ये कौन है? ये कौन है? ऑथर। इसके क्या कंफ्यूजन थी कि सर्विस प्रोवाइडर जैको है? नहीं, जैको नहीं है। जैको कौन है? रिसीवर। और ऑथर ने अपना कंटेंट किसको सप्लाई किया है? जैको कंपनी को। ऑथर ने अपना कंटेंट किसको सप्लाई किया है? जैको कंपनी को। और ऑथर सप्लायर ऑफ सर्विस। ठीक है। अब अगर रिवर्स चार्ज नहीं हो तो जैको को ऑथर को क्या देने चाहिए? वैल्यू प्लस जीएसटी। और जीएसटी ऑथर आगे किसको दे? गवर्नमेंट को। लेकिन रिवर्स चार्ज की वजह से जैको सिर्फ क्या देगा? बच्चों मैं हूँ अरिजीत सिंह। मैं कौन हूँ? स्पेलिंग स्कूलिंग मेरे को पता नहीं। अरिजीत सिंह। और ये कौन है? टी सीरीज। मैंने टी सीरीज के लिए गाना गाया। टी सीरीज उस गाने को बेचेगी और क्या करेगी? रुपए कमाएगी। 1-2 रुपए डाउनलोड करने के लिए है ना गाने को। तो 2 रुपए करके भी अगर 1 करोड़ लोग गाना डाउनलोड कर ले तो क्या होगा? तो टी सीरीज का अपना बिजनेस मॉडल है। ठीक है, टी सीरीज रुपए कमाएगी। अरिजीत सिंह ने किसके लिए गाना गा के दे दिया? टी सीरीज के लिए। टी सीरीज अरिजीत सिंह को क्या कर देगी? पेमेंट कर देगी। तो लेकिन टी सीरीज बढ़िया, अरिजीत सिंह टी सीरीज। तो टी सीरीज सिर्फ क्या करेगी? पेमेंट। ठीक है, टी सीरीज क्या करेगी? सिर्फ पेमेंट। आगे अरिजीत सिंह क्या करेगा? जीएसटी नहीं पे करेगा। टी सीरीज ही रिवर्स चार्ज में क्या करेगी? जीएसटी पढ़ो। चाहे आप ऑथर हो, चाहे म्यूजिक कंपोजर हो, चाहे फोटोग्राफर हो, या कोई और आर्टिस्ट हो, जो किसको सप्लाई कर रहे हैं? पब्लिशर को, मतलब जैको, म्यूजिक कंपोज कंपनी मतलब टी सीरीज, प्रोड्यूसर मतलब फिल्म वाला, एंड द लाइक। पक्का? अरे बोलो। तो इस पर क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज। अब ओरिजिनल मैटर होना चाहिए। ओरिजिनल का मतलब, मान लो कि अरिजीत सिंह ने टी सीरीज को बेचा। टी सीरीज आगे किसको बेच रहा है? किसी और को। तो फिर वो टी सीरीज का ओरिजिनल मैटर। ठीक है,
बोलो ना, पक्का इतना नहीं आएगा डिटेल में, बस आप ये ध्यान रखना ऑथर पर क्या लगता है, रिवर्स चार्ज। तो आज मैं एक बुक लिख दूँ अच्छी, और आप कौन हो, पब्लिशर। बागबान मूवी देखी है क्या आपने? कौन सी? बागबान देखी, चलो। किसकी थी? अमिताभ बच्चन की। सलमान खान नहीं थे? तो अमिताभ बच्चन पता ही नहीं। और कौन था बागबान? तेंदुलकर भी था? विराट कोहली। बताओ तो, अमिताभ बच्चन था, और उस बागवान में उसको वो लिखता रहता है अपने जीवन के बारे में, याद है? और उसके बाद में कोई पब्लिशर उसके पास आता है, लास्ट में वो रिच ऐसे ही बनता है ना, पब्लिशर कहता है कि ये कंटेंट तो मैंने खरीद लिया और आपका क्या है, मैंने इसको छापा है, तो वो उसको क्या देगा, वैल्यू ऑफ गुड्स। गुड्स है, सर्विस है, ठीक है, मत आएगा वैल्यू ऑफ सर्विसेज है, वैल्यू ऑफ सर्विसेज। जीएसटी देगा या नहीं? जीएसटी नहीं देगा, रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज है तो जीएसटी नहीं देगा, पब्लिशर डायरेक्ट क्या पे करेगा, जीएसटी। कौन सा हो गया, कोई नंबर नहीं, पक्का क्या? 14th हो गया था। सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म टू बैंक और एनबीएफसी। किसको सर्विस देनी है? बैंक्स और एनबीएफसी। सर्विसेज किसको मिलनी चाहिए? बैंक और एनबीएफसी को। प्रोवाइड किसने करनी है? इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट फर्म और एलएलपी। तो बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट प्रोवाइड करेगा तो लगेगा। डीएसए होता क्या है, इनका काम क्या होता है, बैंकों के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को बेचना। सेलिंग एजेंट होते हैं, मेरे पास आ गए लोन ले लो उस बैंक से, ठीक है, तो बैंक इनको क्या करेगा, कमीशन देगा। बैंक इनको क्या देगा, कमीशन। तो बैंक इनको कमीशन देगा, तो पहले बताओ सर्विस प्रोवाइडर कौन है, बैंक या डीएसए? डीएसए इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक, वो उसके बैंक के फाइनेंशियल प्रोडक्ट बिकवा रहे, तो बोलो। तो बैंक विल पे कमीशन टू डीएसए, हु इज प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, सप्लायर इज, बस प्रोवाइडर ऑफ सर्विस सप्लायर है की बात है, ठीक है क्या सर? प्रोवाइडर ऑफ सर्विस डीएसए, सप्लायर ऑफ सर्विस डीएसए, ठीक है, एक ही बात है। तो डीएसए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो नॉर्मल चार्ज होता है, तो बैंक इसको क्या देता है, जीएसटी प्लस वैल्यू ऑफ सर्विस। लेकिन डीएसए से ज़्यादा बड़ा विश्वास गवर्नमेंट को किस पर है, बैंक पर। और बैंक है या एनबीएफसी भी है, तो बैंक और एनबीएफसी को अगर ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या करते हैं, बैंकों के फाइनेंशियल प्रोडक्ट चाहे क्रेडिट कार्ड बिकवाए, कुछ भी बिकवाए, इनको क्या मिलता है, कमीशन। कोई भी बैंक का फाइनेंशियल प्रोडक्ट बिकवाए तो क्या होगा, कमीशन तो मिलेगा। जीएसटी किस में लगेगा, रिवर्स चार्ज में। लेकिन यही अगर डीएसए कौन है, कंपनी है, तब तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, पक्का। अगर डीएसए कंपनी है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी। एक मिनट, दूसरी शीट पर जाने। देखो, एक होता है बिजनेस फैसिलिटेटर और एक कौन होता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। एक 2005 पता नहीं 6 के आसपास का टाइम में 40% पब्लिक के पास क्या नहीं थी, बैंकिंग सेक्टर की सर्विसेज नहीं थी, और उनकी ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक कमेटी बनी, और खान कमेटी की रिपोर्ट, बहुत फेमस रिपोर्ट आई खान कमेटी की। उसमें क्या लिखा गया, मैं ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और फैसिलिटेटर के मतलब बता रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं आएंगे, आपका सीधा आएगा बिजनेस फैसिलिटी में सर्विस प्रोवाइड की, जीएसटी कौन भरेगा, तो आप बोल देना कि रिवर्स चार्ज। उसने बोला कि अभी भी 40% के आसपास लोग क्या है, बैंकिंग सुविधाओं से वंचित है, ठीक है। आज भी तुम गाँव में जाओगे ना, तो भले ही बैंक भले ही हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब चीज़ें आज भी नहीं है। एटीएम होता है एक आधा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि अब हर गांव में बैंक खोलते हैं, तो बैंकों को दिक्कत क्या है, इतना क्या नहीं आता, कैश आता नहीं, इतना बिजनेस आता नहीं, और इस जगह का किराया, स्टाफ, सैलरी और ये सब। तो उन्होंने बोला ऐसा मत करो। जैसे क्या होता है, बड़ी, जैसे मैं तुम्हें बताऊँ, एयरटेल है, जैसे एयरटेल के ऑफिस है क्या हर जगह पर? नहीं। इन्होंने जो ऑफिस ये खोल रखे हैं ना, बट
ये मतलब जो आपके चाहे बीकानेर में या कहीं पर भी दिखते हैं, ये लोग सिर्फ क्या एयरटेल के बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट है। इनका काम क्या है? रुपए लेना, एयरटेल की सिम बेचना और पैसे किसको भेज देना? एयरटेल को। बस ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एयरटेल को। ये एयरटेल के खुद के ऑफिस नहीं है, ये एयरटेल के खुद के ऑफिस नहीं है, बस नाम इन्होंने एयरटेल रख रखा है और इनको ये तो सिर्फ क्या है, एजेंसी टाइप का काम करना है। तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का मतलब तो क्या है, वो तो भटकता रहता है, इधर उधर जाता रहता है, वो कहीं पर भी हो सकता है। मैं आप मान लो आप मेट्रो में भी हो तो भी आपके पास कौन आ जाएगा? बैंकों का एजेंट आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड बना दो। और बिजनेस फैसिलिटेटर और कोरेस्पोंडेंट किस लिए बनाए गए थे? गांव तक रीच के लिए। हालांकि कहीं भी बन सकते हैं, आपको बिजनेस फैसिलिटेटर बनना है बन जाओ, आपको कोरेस्पोंडेंट बन जाए बन जाओ। आप बैंकों के लिए बिजनेस लाओ, आपको क्या मिलेगा? कमीशन। ठीक है, जैसे मैं गांव में क्या बन गया, एक छोटे गांव में क्या बन गया? बिजनेस कोरेस्पोंडेंट बन गया। अब लोग मुझे क्या कर देंगे? पैसा जमा करा देंगे मुझसे पैसा, वो उनको लगेगा कि हम डील किससे कर रहे हैं? स्टेट बैंक से। लेकिन स्टेट बैंक का मैं सिर्फ क्या हूँ? एजेंट। अब बिजनेस फैसिलिटेटर और कोरेस्पोंडेंट में फर्क क्या है? बिजनेस फैसिलिटेटर क्या होता है? खुद ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। बिजनेस फैसिलिटेटर खुद क्या नहीं कर सकता? ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। और ये ऑथराइज होते हैं किसके लिए भी? ट्रांजेक्शन के लिए। समझो कि आपने सेविंग अकाउंट, आपने क्या सेविंग अकाउंट खुलवाना है, आप मुझे डॉक्यूमेंट दे दो, मैं आपके डॉक्यूमेंट बैंक भिजवा दूंगा, बैंक आपको क्या कर देगा? खाता खोल देगा, बैंक आपका खाता खोल देगा। तो मैं क्या हूँ? बिजनेस फैसिलिटेटर। और मैं ही आपके अकाउंट वगैरह ओपन करने लग जाऊँ तो बैंक ने मुझे क्या दे दिया? एक्सेस दे दी, तो मैं क्या हो गया? बिजनेस कोरेस्पोंडेंट। और बिजनेस कोरेस्पोंडेंट के केस में क्या होता है? बैंकों को ज़्यादा अवेयर रहना पड़ता है। ठीक है, तो इनको है ना, इतना ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन करने की, 1 करोड़ का लोन ये दे देगा। छोटे छोटे लोन की इनको क्या होती है? पावर होती है। ठीक है, तो इन पर भी क्या लगता है? रिवर्स चार्ज। पढ़ो। अब ये नहीं आएगा धान कमेटी क्या थी और ये सब मत उठने बैठना। सिर्फ क्वेश्चन क्या आएगा? बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विस ली बैंक ने, तो बिजनेस फैसिलिटेटर क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है, सप्लायर ऑफ सर्विस है, लेकिन क्या होगा? रिवर्स चार्ज लगेगा। पढ़ो। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी। इसमें सिर्फ क्या वर्ड यूज है? बैंकिंग कंपनी। और ऊपर क्या था? बैंकिंग और एनबीएफसी। 11th में क्या था? डीएसए में क्या था? बैंकिंग और एनबीएफसी दोनों था। 12th में सिर्फ क्या है? बैंकिंग कंपनी। हाईलाइट कर लेना, यहाँ क्या लिख लो? एनबीएफसी लिखकर काट दो। और बिजनेस कोरेस्पोंडेंट का एजेंट भी आ गए। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजेंट ऑफ बिजनेस कोरेस्पोंडेंट टू द बिजनेस कोरेस्पोंडेंट। बिजनेस कोरेस्पोंडेंट ने भी अपना अगर एजेंट रख दिया तो वो मैं बिजनेस कोरेस्पोंडेंट। अब मुझे तो क्या मिलता है? जितना मैं बिजनेस ला के देता हूँ बैंक को, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या मिलता है? रेम्यूनरेशन। अब मैंने बिजनेस लाने के लिए तुम्हें एजेंट रख दिया कि जाओ खाते खुलवाओ लोगों के। ठीक है, तो तुम मुझे सर्विस दे रहे हो, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? रिवर्स चार्ज। पक्का? पर इसमें ऐसे नहीं लिखा ना, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट वो बैंकिंग कंपनी को देती है। 14th हो गया, 13th हो गया, 12th हो गया, 11th हो गया। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी टू आरबीआई। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी। ओवरसीइंग कमेटी का मतलब क्या होता है बताओ? देखो आरबीआई है, इसको सर्विस देते हैं कौन? ओवरसीइंग कमेटी के मेंबर्स। ओवरसीइंग कमेटी कोई बहुत बड़ी क्या है नहीं, इसमें 5-7 मेंबर्स है। ये ओवरसी मतलब देखना काम को। तो मेनली इनका काम क्या होता है? बैंकिंग की जो क्या होती है बड़ी एसेट्स है, जैसे विजय माल्या डूब गया, उसको इस तरह के लोगों को क्या करना? मॉनिटर करना, टेक केयर करना। तो ये जब आरबीआई को सर्विस दे रहे हैं कि आप इस तरह से गाइडलाइन बनाते हैं, ये करो वो करो, इस तरह की सर्विसेज पर जीएसटी लगेगा, यस लगेगा, बट रिवर्स चार्ज में लगेगा। तो ये तो आप छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? ये आरबीआई आपका क्लाइंट होने से है, इसलिए इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चन देने से है। ठीक है, अब सुनो। ये अमेंडमेंट है 5B एंड 5C, इसको ढंग से कर लें। ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ टीडीआर और एफएसआई इंक्लूडिंग एडिशनल एफएसआई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय द प्रमोटर। क्या ट्रांसफर करना है? किसको करना है? किसको करना है? नहीं, मतलब हु इज द ट्रांसफरर? एनी पर्सन। जैसे बाकियों में होता है ना कि ये होना चाहिए, वो तो कोई भी हो। और रिसीवर कौन होना चाहिए?
प्रमोटर, प्रमोटर को क्या देना आपने, टीडीआर देना। क्या देना आपने, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, इसको क्या बोलते हैं, टीडीआर, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। और क्या है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स देना है। या तो टीडीआर ट्रांसफर कर दो या फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, रुपया, लेकिन जीएसटी के साथ में, बिना जीएसटी। कोई दिक्कत इसमें, बोलो। टीडीआर और फ्लोर स्पेस इंडेक्स का मतलब तो आप समझते ही हो। अब मैं मतलब आपको बता देता हूँ, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में सिंपल क्या आएगा क्वेश्चन, कि मैंने टीडीआर ट्रांसफर किया, बताओ जीएसटी कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है, रिवर्स चार्ज मिलेगा, लेकिन मतलब पता होना चाहिए। 10 क्यों नहीं होता, टीडी कर रही है, बताओ, टीडीआर है, दसवां मत। अब सुनो, टीडीआर क्या होता है, सुनो क्या होता है टीडीआर, फुल फॉर्म बताओ, फुल फॉर्म तो बता दो, ट्रांसफर एंड डेवलपमेंट राइट्स। अब सुनो, ये मेरी जगह है, यहाँ पर दूसरे, और यहाँ से क्या जाती है, सड़क जाती है। गवर्नमेंट इसको क्या करना चाहती है, सड़क को ब्रॉड करना चाहती है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, ये जगह आपको छोड़नी पड़ेगी, और इधर से क्या करना पड़ेगा, ये जगह छोड़नी पड़ेगी। छोड़ दें ये जगह, कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी, मान लो जरूरी नहीं है कि जगह सड़क ब्रॉड करने के लिए रेलवे स्टेशन डालना है, कुछ भी करना है, इसके लिए क्या होगा, आपको कुछ स्पेस क्या करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कुछ स्पेस क्या करना पड़ेगा, फ्री। तो तुम नहीं कर सकते फ्री, नंदनी बैठी है इधर, ये कह रही है स्पेस फ्री कर दूंगी। नंदनी जानते हो विशाल का मोटी है, तो कह रही है स्पेस फ्री कर दूंगी। आपको कुछ स्पेस क्या है, फ्री करना पड़ेगा, ये आपको कुछ स्पेस क्या करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा। अब सुनो, एक बात तो ये माइंड में रखना, फिर मैं इसको लिंक करता हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जैसे आपके पास फ्लोर स्पेस इतना है, आपकी जगह इतनी है, तो मान लो ये क्या है, 1000 स्क्वायर मीटर है, ठीक है, 1000 यूनिट्स की क्या है, स्पेस है। अब फ्लोर स्पेस इंडेक्स दिया जाता है, मान लो 1.5 है बड़े शहरों में। 1.5 का मतलब क्या है कि अगर आपका फ्लोर स्पेस 1000 है, तो 1000 इंटू 1.5 कितना हो गया, 1500 का ही आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। 1500 का ही आपका फ्लोर स्पेस होना चाहिए। ये रेशो होता है, अलग अलग शहरों में अलग अलग होता है, ठीक है। 1500 का मतलब क्या है, अगर आप ये फ्लोर कितने का बना रहे हो, 500 का, तो ऊपर एक फ्लोर और कितने का बना दो, 500 का, और ऊपर एक फ्लोर और कितने का बना दो, 500 का। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, 750 750 के क्या बना सकते हो, 2 फ्लोर। लेकिन बड़े शहरों में एक फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है, वो आपके एरिया के हिसाब से, नहीं तो फिर क्या कर देंगे लोग, ऊपर 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 ही बनाते जाएंगे, और फिर बाद में की दिक्कत हो जाए, कोई भूकंप अटके कर आया और ये सब। तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है, आपका एक इंडेक्स होता है, एफएसआई, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अब मान लो कि मेरे पास कितने का है, 500 यूनिट्स का एरिया, अब मेरा एफएसआई कितना है, 1.5, तो 750 बना सकता हूँ, लेकिन मैंने बनाया कितना, 700। तो मैं इस 50 को क्या कर सकता हूँ, आगे बेच सकता हूँ, इस 50 को हम आगे बेच सकते हैं। और कौन खरीदते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बिल्डर, उनको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स क्या होती है, बनानी होती है, तो उनको एक ही जगह पर क्या बनानी होती है, बहुत सारे फ्लोर बनाने होते हैं, तो उनको क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। अब परमिशन, इस आदमी के पास कितने का एफएसआई एक्सेस पड़ा हुआ था, 50 का, 500 इंटू 1.5, 750 बना सकता था, इसने बनाया कितना है, 700, चाहे एक फ्लोर पे बनाया, चाहे 2 पे बनाया, चाहे 5 पे बनाया, कितना, 700। तो ये 50 क्या है, इसने इसको बेच दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, एफएसआई। और इधर इसको क्या मिल देता है, टीडीआर, इसकी जगह ले ली, तो इसके बदले में इसको क्या मिल जाता है, टीडीआर, डेवलपमेंट राइट्स। आप इस जगह पर अपना और बड़ा बना लो, ठीक है। आपका फ्लोर स्पेस अगर अलाउ करता था आपको 1500 का, तो आप 500 और बना लो ऊपर, आप ये जगह कंपलसरी है मेरे। गवर्नमेंट को इससे क्या फायदा होता है, ये जगह ले ली और बदले में पैसा भी नहीं देना पड़ा, इनको क्या देते हैं, टीडीआर। अब इस आदमी के पास ये टीडीआर है ना, ये क्या कर सकता है, ये भी बिल्डर को क्या कर सकता है, ट्रांसफर, ये भी बिल्डर को क्या कर सकता है, ट्रांसफर। तो अगर कोई आदमी एफएसआई ट्रांसफर करता है, एफएसआई का मतलब आपने अपना फ्लोर ही कम बनाया था, और टीडीआर का मतलब क्या होती है, गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है जब आपकी कोई लैंड वगैरह दे देती है। एफएसआई और टीडीआर, अब इसे बेचते किसको, आगे बड़े बड़े बिल्डर्स को, प्रोजेक्ट वालों को, प्रोजेक्ट डेवलपर, उनको बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो ये इनको क्या देते हैं, रुपए। अब ये बिल्डर क्या है, बड़ा है, ये बिल्डर तो क्या है, बड़ा है भाई, इसके पास लैंड थी 1000 की, अब इसको बनाना कितना है, अगर इसके हिसाब से जाए तो इसको तो 1500 की परमिशन है, लेकिन ये यहाँ से सबसे क्या खरीदता है, फ्लोर स्पेस।
तो ये ज़्यादा बनाता है, तो जब ये इनको पेमेंट करता है तो ये तो छोटे मोटे इंडिविजुअल्स हैं और ये बड़ा है, तो ये इसको जीएसटी डायरेक्ट ये गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ एग्जाम्पशंस भी है, वो मैं किस में से बात करूँगा एग्जाम्पशन वाले में, लेकिन एक बार समझ में आ गया। अब आपको ये टीडीआर और एफएसआई याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन आएगा कि किसी ने एफएसआई ट्रांसफर किया, किसी ने क्या ट्रांसफर किया, टीडीआर, इनका मतलब याद रखना। मेन शीट पर जा रहा हूँ। पहुंचिंग 1 मिनट बचा। 5B हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं 5C, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड दैट इज 30 years और मोर बाय एनी पर्सन अगेंस्ट कंसीडरेशन इन द फॉर्म ऑफ अपफ्रंट अमाउंट, चाहे उसको वो प्रीमियम बोले, सलामी बोले, कॉस्ट प्राइस बोले, डेवलपमेंट चार्जेस बोले, और बाय एनी अदर नेम, नाम आप कुछ भी दो, इतने सारे नाम लिए जाते हैं बड़े शहरों में इसके, मैं समझाता हूँ क्या होता है। बाय एनी अदर नेम, नाम चाहे क्या दो खुद ही, और एंड और पीरियोडिक रेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय द प्रमोटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय द प्रमोटर। ठीक है, फिर इसमें प्रमोटर अगर पीरियोडिक रेंट दे रहा है या क्या दे रहा है, अपफ्रंट अमाउंट दे रहा है, एक साथ ही दे रहे हैं, किसके लिए, लॉन्ग टर्म लीज के लिए, तो जीएसटी किसमें लगेगा, रिवर्स चार्ज। श्योर। आज आपको मैं 100 साल के लिए एक घर दे रहा हूँ, तो कितनी जनरेशन निकल जाएगी आपकी, 99 ईयर्स के लिए दे रहा हूँ। आज मेरी उम्र है मान लो 35 ईयर्स, ठीक है, आज मैं 99 ईयर्स के लिए कोई जगह ले लूँ तो क्या होगा, कितनी जनरेशन निकल जाती है इसमें। मेरा बच्चा कितने का है, 7 साल का, ठीक है, तो हमें 28 ईयर्स का क्या है गैप है, मतलब 28 साल में एक पीढ़ी आ जाती है। समझ रहे हो ना बात क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मेरी तो पूरी जिंदगी निकल ही जाएगी, मेरे बच्चे के भी कौन सा 90 आज 7 है, आज से 99 106 तक या थोड़ी जाएगा। ठीक है, अब इसका भी बच्चा मान लो इससे 25 साल छोटा है तो क्या होगा, वो भी बूढ़ा हो जाएगा इस 99 ईयर्स तक, तो मैं मेरी अगली पीढ़ी उसकी अगली पीढ़ी भी क्या कर लेगी, इस फ्लैट को एंजॉय कर लेगी। समझ रहे हो इस बात को यार। तो 99 ईयर्स का ये मतलब मत समझना कि मैंने 99 ईयर्स के लिए लीज दिया तो मेरे बच्चे को दिक्कत होगी, क्यों नहीं मेरे बच्चे को दिक्कत, वही मर जाएगा तो उसका भी बेटा बूढ़ा होगा। समझ रहे हो क्या। तो अब सिस्टम क्या है सुनना ध्यान से, ये मेरी लैंड है, मैंने एक इसको दे दी किसी प्रोजेक्ट वाले को, प्रोजेक्ट वाला मुझे क्या कहता है, इस लैंड पर हम क्या बना देंगे, फ्लैट्स वगैरह या कुछ भी बना देंगे और उसको बेचेंगे या 99 ईयर्स तक के लिए किसको दे देंगे, लीज पर। आफ्टर 99 ईयर्स ये लैंड मेरी हो जाएगी, मैं नहीं रहूंगा लेकिन मेरे आगे वाले। अब वो मुझे इसके बदले में क्या दे देगा, रेंट। वो मुझे इसके बदले में क्या दे देगा, रेंट। मेरे को क्या हो गया, मेरी बिल्डिंग बिकी, मतलब बिल्डिंग तो है नहीं, सॉरी, मेरी लैंड क्या नहीं हुई, सेल भी नहीं हुई, और मुझे अच्छा खासा क्या मिल गया, पैसा मिल गया। अब वो चाहे मुझे क्या दे, अपफ्रंट दे, चाहे कैसे दे, ओवर द पीरियड दे। अपफ्रंट को आजकल प्रैक्टिकल भाषा में क्या बोला जाता है, सलामी देते, तो चाहे वो सलामी या कोई भी नाम से उसमें लिखा बाय वट एवर नेम कॉल्ड, ये मुझे क्या दे देगा, अच्छा खासा पैसा दे देगा। ठीक है, चाहे अपफ्रंट दे चाहे ओवर द पीरियड दे, और ये इसके ऊपर क्या बनाएगा, बिल्डिंग्स, ये उसके ऊपर क्या बनाएगा, बिल्डिंग ही बिल्डिंग, बिल्डिंग बिल्डिंग। ठीक है, और ये आगे किसको देगा, लोगों को 99 ईयर्स के लिए। मेरे जैसे इसमें क्या करेंगे, बुक कर लेंगे, लीज पर दे तो लीज पर दे लंबे समय के लिए, या बेचे तो बेचे, बेचने जैसा ही हो जाता है 99 ईयर्स। 99 ईयर्स के बाद ये जगह किसकी है, इस ओनर की, मतलब मेरी, प्लस ये बिल्डिंग भी किसकी होगी, मेरी होगी। बिजनेस मॉडल समझ रहे हो ना तुम, कि ये एक प्रोजेक्ट वाला आता है जिसके पास क्या होता है, बड़ी लैंड होती है, वो कहता है हम 99 ईयर्स के लिए आपसे ले रहे हैं, अब इसके ऊपर हम क्या बना देंगे, फ्लैट, लॉन्ग टर्म के लिए, 99 कोई जरूरी नहीं है, इसके ऊपर हम क्या बना देंगे, फ्लैट। और इन फ्लैट्स को हम बोलेंगे कि बेच ही रहे हैं एक तरह से, हम आगे लोगों को भी तो क्या देंगे, 70 80 सालों के लिए लीज पर देंगे। ठीक है, कितना भी 30 से बड़ा लिखा हुआ है, लॉ में तो क्या लिखा हुआ है, 30 से बड़ा, तो हम आप इनको आगे क्या देंगे, लीज पर।
अब लोग क्या करेंगे, अब मेरे को आज 80 सालों के लिए मिल जाए तो मेरे को ठीक है कि थोड़ा सस्ता भी मिलेगा ये, क्योंकि 80 साल के बाद मेरा नहीं रहेगा और मेरी जिंदगी निकल जाएगी, मेरे बेटे की भी निकल जाएगी। मेरे पोते से मुझे प्यार है बहुत, देखा ही नहीं मैंने अभी तक। मैं तो इतना ही सोचता हूँ मैं निकल जाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मेरे बेटे से, तो इन दोनों का निकल जाएगा। ठीक है, तो इतने समय के लिए अपने को क्या मिल जाएगा, लीज पर मिल जाएगा। इतने समय के लिए अपने को क्या मिल जाएगा, लीज पर। पक्का समझ रहे हो? तो मुझे थोड़ा सस्ता मिला, इसने क्या करा, इसमें कमाया कहाँ से, इनसे, और खर्चा किसको दिया, इनको। अब इस भाई का क्या फायदा हुआ जिसने लीज पर दी लैंड अपनी, उसका क्या हुआ, इसको रेंट भी मिला अच्छा खासा, प्लस इसकी प्रॉपर्टी भी इसकी मिल जाएगी, चाहे ये ना रहे तो इसके आगे जो भी रहेगा 99 ईयर्स वालों को और बनी बनाई और मिलेगी। तो सबके लिए अच्छी अच्छी बात होगी। बिजनेस मॉडल समझ गए। अब जो ये इसको पेमेंट देता है ना, इस पर रिवर्स चार्ज लगेगा, ये उसमें लिखा हुआ। जो ये इसको पेमेंट देता है ना, इस पर क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज। ये नए नए बिजनेस है, देखो नए नए लोग नए नए क्या लगाते हैं दिमाग। सर इस प्रोजेक्ट वाले को क्या फायदा हुआ, अपनी लैंड खरीद कर बड़े शहर में बनाना क्या होता है, बहुत महंगा पड़ता है। यहाँ पर इसको मेन क्या होता है, फ्लैट तो ये बना ही देते हैं, इनकी सेटिंग्स होती है कंस्ट्रक्शन वालों से, रहते उधार खरीदते हैं और एक आधा फ्लैट बिकता है चुकाते रहते हैं। लेकिन मेन किसका खर्चा होता है इनके लिए, लैंड का। तो लैंड का खर्चा ही नहीं लगा, और अपफ्रंट दे दिया, और अगर किराए की फॉर्म में दिया तो और भी आसान हो गया। किराए की फॉर्म में दिया, अपफ्रंट ना देके तो और भी आसान हो गया कि ये फ्लैट बिकते गए इसको देते। श्योर, लैंड का खर्चा ही मेन होता है ना, फ्लैट बनाने का खर्चा लगा, लैंड का खर्चा बच गया इसका, इसको अपनी लैंड भी बची है और किराया पर भी लंबे समय के लिए इंश्योरेंस हो गया कि किराया मिलेगा। और इन लोगों को क्या रहने के लिए करना, बोलो ना। तो ये जो इसको पेमेंट करता है इस पर रिवर्स चार्ज लगता है। कुछ केसेस में एग्जेम्पशन है, वो मैं एग्जेम्पशन वाले में बताऊंगा, लेकिन अगर जीएसटी लगेगा तो कैसे लगेगा, रिवर्स चार्ज। पक्का पढ़ो उस पॉइंट को वापस। फिफ्थ, सर्विसेज सप्लाइड बाय सीजी, एसजी, यूटी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी। किसको अंडरलाइन करो, देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इधर साइड में है ना, सब में एक तो आप क्या लिखोगे, टू, और एक क्या लिखोगे, बाय। किसने किसको दी, इसके लिए नहीं, अब घर पे बैठ के करोगे अपने आप, सभी के लिए। क्योंकि किसी में लिखा होगा इसने इसको दी होनी चाहिए, इसने इसको दी होनी चाहिए, और आपको याद नहीं रहेगा। तो सबके लिए आपको रिवर्स चार्ज का एक टेबल बनाना है, साइड में बनाना है, टू बाय। आपको क्या है, अब ये इसमें टू किसको है, बिजनेस एंटिटी को। बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या है बच्चे, कोई भी जो बिजनेस कर रहा है, इसका मतलब कोई इससे नहीं है कि कॉर्पोरेट्स होने चाहिए। ठीक है, बाय का मतलब, बाय कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब म्युनिसिपैलिटी जैसे। एक्सक्लूडिंग मतलब क्या है, सब पर रिवर्स चार्ज है सिवाय इनके। इन पर रिवर्स चार्ज है या सिवाय इनके रिवर्स चार्ज है, सिवाय इनके। गवर्नमेंट किसी को भी देगी तो गवर्नमेंट कहती है मैं जीएसटी ले लूँ आके, मैं झंझट भी नहीं पड़ूंगी। इनके सिवाय सब पर क्या है, रिवर्स चार्ज। इनके सिवाय 1 2 3 4, इन 4 सर्विसेज के अलावा गवर्नमेंट की सभी सर्विसेज पर अगर जीएसटी लगना है तो रिवर्स चार्ज है। गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज किसमें है, गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज किसमें है, बोलो ना। एग्जेम्पशन में गवर्नमेंट ज्यादातर सर्विसेज प्रोवाइड करेगी तो क्या होगा, एग्जेम्पशन होगी। जैसे तुम्हारे घर के बाहर नाली साफ करवा दी और उसके रुपए ले लिए तो हो सकता है वो एग्जेम्पशन में आ जाए। तो गवर्नमेंट की मेजोरिटी ऑफ सर्विस, मेजोरिटी तो नहीं मतलब बहुत, मेजोरिटी कहाँ से आता है, गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज किसमें है, बोलो एग्जेम्पशन में। एग्जेम्पशन वाले में बताऊंगा। तो एग्जेम्पशन में जो नहीं है उनमें सब पर रिवर्स चार्ज है नहीं, किनको छोड़कर, इनको छोड़कर। 1 2 2 में कितनी है, 2 में 3। ठीक है, तो पहले तो गवर्नमेंट की सर्विस कैसे चेक करनी पड़ेगी आपको, एग्जेम्पशन वाला चेक करने के बाद कि कहीं एग्जेम्प्ट तो नहीं। वो बहुत सारी है, देखो वो एक आधी बात तो मैं एग्जेम्पशन पे ले जाता हूँ तो बीच में एग्जेम्पशन में नहीं जाएगा। तो पहले तो क्या चेक करना पड़ेगा, कहीं एग्जेम्प्ट तो नहीं है। अगर एग्जेम्प्ट है तो बात खत्म। एग्जेम्प्ट है तो रिवर्स चार्ज लगेगा, नॉर्मल चार्ज, जीएसटी में लगेगा तो रिवर्स चार्ज। और अगर एग्जेम्प्ट नहीं है तब क्या होगा, चेक करेंगे कि इनमें है या नहीं है। अगर इनमें है तो नॉर्मल चार्ज, अदरवाइज रिवर्स चार्ज। अब क्या क्या पर नॉर्मल चार्ज है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो, तो और किस पर रिवर्स चार्ज है, सर्विस स्पेसिफाइड बिलो पर। अगर गवर्नमेंट ने सर्विस स्पेसिफाइड बिलो ट्रांसफर की
कौन सी है? सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट क्या होता है? गुड्स पहुंचाने का। जैसे स्पीड पोस्ट में और पोस्ट में क्या फर्क है? पोस्ट में तो नॉर्मल रूटीन से जाएगा, आप पोस्ट ऑफिस जाओगे, पोस्ट ऑफिस वाले आपका पार्सल थोड़े दिनों के बाद रेलवे स्टेशन पहुंचा देंगे, रेलवे स्टेशन वाला दूसरे शहर में पहुंचाएगा, फिर वहां से वापस पोस्ट ऑफिस जाएगा, फिर पोस्ट ऑफिस में देखेगा। स्पीड पोस्ट में क्या है? हाथों हाथ होगा, आपको पोस्ट ऑफिस जाना ही नहीं, आपको सीधा कहाँ आना? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के पास ही किसका ऑफिस होगा? पोस्ट वालों का, और वो आता है। तो स्पीड पोस्ट मतलब स्पीडी होता है। और नॉर्मल पोस्ट में क्या होता है? जैसे आपका इंस्टीट्यूट आपको बुक भेजता है तो टाइम जो लग जाता है, शायद वो नॉर्मल से भेजते हैं, स्पीड पोस्ट से नहीं भेजते, ठीक है। और स्पीड पोस्ट का पैसा क्या लगता है? ज़्यादा लगता है, ठीक है, जो भी है। अब स्पीड पोस्ट में क्या होता है? टाइम कम लगता है, और एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट में गुड्स भेजे जाते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट किसके लिए? गुड्स के लिए। लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज। एजेंसी सर्विसेज किस कौन दे? बोलो, ये सारी की सारी सर्विसेज किसकी है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। किस चीज की? स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी। पोस्टल डिपार्टमेंट क्या एजेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है? वीजा कलेक्ट कर लेता है और आगे पहुंचा देता है, पासपोर्ट एप्लीकेशन कलेक्ट कर लेता है गाँव में और आगे पहुंचा देता है, मनी ऑर्डर, ये तो कई मतलब मनी ऑर्डर नहीं, सॉरी मनी ऑर्डर तो एग्जाम, ठीक है। पोस्टल डिपार्टमेंट किसी की भी एजेंसी सर्विस है, जैसे किसी कंपनी को पब्लिक इशू लाने हैं, तो गाँव में क्या है? वो पोस्ट वालों को कहते हैं कि हमारे एप्लीकेशन फॉर्म से ये क्या सेल करवा। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की 4 सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। कौन कौन सी? स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, मेरे से सामने लिखे हुए हैं, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी। स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी। बाकी गवर्नमेंट की हेड सर्विसेज पर क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज। और ये किसको दी जाए? एनी पर्सन अदर देन गवर्नमेंट वगैरह वगैरह। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने स्पीड पोस्ट की सर्विस दी, गवर्नमेंट को दी और मेरे को दी, तो रिवर्स चार्ज लगेगा क्या? नहीं लगेगा। और यहाँ जीएसटी नहीं लगेगा, तो रिवर्स चार्ज का मतलब ही नहीं, ठीक है। तो किस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा? गवर्नमेंट की सभी, पहला तो एक जनरल रूल हो गया कि गवर्नमेंट की सभी सर्विसेज जो बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है उस पर क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज। उसके बाद क्या हो गया? 4 सर्विसेज पर नहीं लगेगा। अगर गवर्नमेंट किसी बिजनेस एंटिटी को क्या दे, कोई प्लांट रेंट पर दे, तो क्या होगा? रिवर्स चार्ज लगेगा। गवर्नमेंट ने एक बिजनेस एंटिटी को प्लांट रेंट पर दिया, रिवर्स चार्ज लगेगा या नॉर्मल चार्ज? अगर प्लांट इमूवेबल है तब तो यस, अदरवाइज नहीं। ये भी लिखा हुआ रेंटिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। क्या लिखा हुआ? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर वो प्लांट इमूवेबल है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले इस टाइप के होते हैं, तो फिर क्या होता है? बहुत सारे प्लांट इमूवेबल होते हैं, तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, ठीक। इसके ऊपर अलग से बात होगी अभी। और अब गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने क्या दी? किसी बिजनेस एंटिटी को स्पीड पोस्ट की सर्विस दी, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट की सर्विस दी, तो क्या होगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? मैं भी बिजनेस एंटिटी हूँ, प्रशांत वैष्णव बिजनेस एंटिटी है। बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या है? छोटा है, ठीक है, लेकिन है तो क्या? बिजनेस। मोटा नहीं है, छोटा है, लेकिन है तो क्या? बिजनेस। अब बिजनेस एंटिटी ने क्या किया? बोलो, बिजनेस एंटिटी ने क्या किया? स्पीड पोस्ट की सर्विस ली। अब मैं जाकर बोलूं कि आप मुझसे क्या ले लो? वैल्यू ऑफ सर्विस ले लो, जीएसटी में खुद दे दूंगा, नहीं, रिवर्स चार्ज लगेगा ही नहीं। पक्का? कौन सी सर्विस पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की? स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विस, ठीक। उसके बाद थर्ड पर आओ एक बार, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स में भी बहुत सारी जगह क्या है? एग्जेम्पशंस है। अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है, अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है, और कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। किसको दे रही है? बिजनेस एंटिटी को। और गवर्नमेंट दे रही है, किसको दे रही है? बिजनेस एंटिटी को। तो क्या होगा? रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। थर्ड पॉइंट पढ़ाया, अभी सेकंड पढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने थर्ड पढ़ाया, ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। तो पहले क्या देखोगे? मेरे पास टैक्सी है, ठीक है, तुम बिजनेस एंटिटी हो, मैंने तुम्हें किराए पर दी, रिवर्स चार्ज लगेगा? मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए दिया, मान लो ट्रक दिया, लगेगा?
और एग्जाम नहीं मैं 2 मिनट कौन होना चाहिए? देखो तुम ऐसी दिक्कत करोगे, गवर्नमेंट दे बिजनेस एंटिटी को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, और अगर वो क्या नहीं हो, एग्जेप्ट नहीं हो, तब क्या होगा? जीएसटी रिवर्स चार्ज में नहीं लगेगा, बाकी सभी सर्विसेज पर लगेगा बट इसमें नहीं। अब क्या? सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल। एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज कौन है? गवर्नमेंट, चाहे रिपेयर की हो, किसी भी चाहे इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रीसिंक्ट्स ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट, चाहे पोर्ट पर दे चाहे पोर्ट के बाहर दे, ठीक है। उसके रिलेशन में कोई भी सर्विस, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल। एयरक्राफ्ट मतलब हवाई जहाज, वेसल मतलब जहाज, चाहे किस पर दिया जाए। पोर्ट मतलब एयरक्राफ्ट से रिलेटेड वर्ड है या वेसल से, और एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, चाहे एयरपोर्ट पर दी जाए चाहे एयरपोर्ट के बाहर दी जाए। प्रीसिंक्ट्स मतलब एरिया या परिधि, तो चाहे इसके ऊपर दी जाए चाहे बाहर दी, ठीक है। तो इस पर भी रिवर्स चार्ज लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। अब बताओ, इस एंटिटी खत्म करता हूँ, इस एंटिटी को रिवाइज करा। सबसे पहले सुनो, पहली लाइन क्या लगी? गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को दे। गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी, इसको दे बिजनेस एंटिटी को दे, तो रिवर्स चार्ज लगेगा, एक्सक्लूडिंग आगे वाली सर्विसेज, रेंटिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की स्पीड पोस्ट वगैरह वगैरह, फिर एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड सर्विसेज, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। बताओ, इंडियन रेलवे ने सर्विस दी, एसी क्लास में तो जीएसटी लगता है, ठीक है। जनरल क्लास में क्या नहीं लगता? किराया नहीं लगता, आप बैठ जाओ चले जाओ, जीएसटी छोड़ो, और तो आप डरे डरे लेते हो, ठीक है। जनरल क्लास स्लीपर जहाँ रिजर्वेशन तो है, लेकिन क्या है? एसी में, ठीक है। और एसी क्लास, ठीक है, इसमें तो किराया नहीं लगता, लगता तो है लेकिन लोग लेते नहीं, ठीक है। जीएसटी नहीं लगता, इसमें नहीं लगता, इसमें लगता है। अब इसमें जीएसटी लगता है तो कौन लेगा? मैं रिवर्स चार्ज में दूंगा क्या जीएसटी? नहीं, क्यों? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जो सर्विसेज है ना, ये जनरली किसको दी जा रही है? जनरल पब्लिक को, बहुत सारे लोगों को दी जा रही है, तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज भी क्या है? मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, छोड़ो, वो बाद में बातें करेंगे जब मिलेंगे, क्या, ठीक है। लेकिन समझ तो गए बात, इन चीजों पर क्या नहीं लगेगा? रिवर्स चार्ज नहीं। फिफ्थ है, अब एक चीज पर आप वहां पर देखो, सर्विसेज सप्लाइड बाय ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गया, तो मैं तुम्हें कहता हूँ बाद में वापस बात करूंगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गया, 2 पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी, तो रिवर्स चार्ज लग गया है। तो मैं बोलो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट दे तो रिवर्स चार्ज लग गया है। अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तब तो क्या है? लगेगा, अदरवाइज नहीं। तो रजिस्टर्ड किसने? जीएसटी, ठीक है। सामने वाला रजिस्ट्रेशन में बताऊंगा, सीजीएसटी में हो गया तो एसजीएसटी में अपने आप हो जाता है, ठीक। सीजीएसटी बस रजिस्टर्ड है, जीएसटी, ठीक, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट ने इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पर दिया है तो रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं? आप देखोगे सामने वाला क्या है, रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज लगेगा, अदरवाइज ये गवर्नमेंट की जगह मैंने लीज पर दिया, जीएसटी लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा। अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ तो यस, अदरवाइज। पहला हो गया, पहला कौन सा है? पहला कौन सा नंबर? जीटीए। दूसरा, इसमें ये वाले पॉइंट अभी मत करना आप, ठीक है, ये वाला पॉइंट मत करना। दूसरा हो गया, तीसरा आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। बताओ, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अगर सर्विस दे किसको? बिजनेस एंटिटी को, तो इसमें भी एग्जेम्पशन है, बट एग्जेम्पशन नहीं हो तो क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज। तो दिक्कत इसमें पक्का, अगर आपने नहीं दिक्कत बोली तो मेरा हाथ थप्पड़ पड़ेगा। वो एक साथ लोगों की फॉर्म होती है और उनकी आपने कहीं नेगेटिव लिस्ट में कहीं पढ़ा ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट और ट्राइब्यूनल की सर्विसेज ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज। शेड्यूल 3 में मैंने आपको बताया कोर्ट और ट्राइब्यूनल की सर्विसेज ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो जब सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है तो रिवर्स चार्ज क्या है? ये आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है। वो कोर्ट और ट्राइब्यूनल क्या है? सरकारी,
ये क्या है, प्राइवेट लोगों की फर्म होती है। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अलग होते हैं और कोर्ट और ट्राइब्यूनल क्या होते हैं, अलग। अब मान लो कि यहाँ क्या है, एक नंदनी बैठी है, एक नंदनी तुम्हारा नाम क्यों नहीं बैठता, तुम अपना नाम नंदना। अब सुनो, ये नंदनी और ये कौन है, इसका नाम नहीं लेना, ये XYZ। अब इन दोनों को मुझ पर भरोसा है, इन दोनों को किस पर भरोसा है, मुझ पर, कि हमारे बीच में नहीं है भरोसा, हमारे बीच में कोई झगड़ा हो जाए तो क्या होगा कि ये ऐसे किसी की फेवर नहीं लेगा, ये क्या करेगा, सही बात ये कह रहा है और आग लगाएगा। इन दोनों को क्या है, मुझ पर भरोसा, ऐसे बोलते हैं टीचर्स को। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है बच्चों, जो सॉल्यूशन देगा तुम लोगों के बीच में, ठीक है, जजमेंट और नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बीच में कुछ समझौता हो जाए जिससे ना तुम लड़ो। तुमने अब कोर्ट से दूर रहने की बजाय तुमने क्या बोला कि कोर्ट के बजाय कौन डिसीजन देगा, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल एक प्राइवेट बॉडी होती है, तो कोर्ट में टाइम लगता है ज्यादा, और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, तुम दोनों को मेरे को क्या है, परम विश्वास है, ठीक है, कि ये आदमी क्या है हमारे बीच में एक एमिकेबल या फ्रेंडली सोल्यूशन अराइव करवाएगा, ना कि क्या फेवर करेगा। मैं ना इसके फेवर में XYZ के, ना इन्फिनिटिव के फेवर में, ठीक है, ना मैं नंदनी के फेवर में, ना इसके, मैं इन दोनों के बीच में क्या करूँ। तो मेरे को ये फीस देंगे कि हमारे झगड़े के केस में, तो मैं मेरे को क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज, ठीक है। सप्लाई किसके बीच में होनी चाहिए, बिजनेस एंटिटीज के। इन तुम लोगों को मैंने बिजनेस एंटिटी मान के समझाया, हालांकि तुम लोग बिजनेस एंटिटी नहीं है। रिलायंस और टाटा के बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा है और उन्होंने आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के लिए किसको अपॉइंट कर दिया, किसी बड़े अलग टाइप के लोग होते हैं, मेरे जैसे नहीं होते, समझाने के लिए बोलते हैं, ठीक है, अच्छी इमेज वाले, ठीक है। रिलायंस और टाटा के बीच में क्या हुआ, कोई झगड़ा हुआ, मतलब इनके इसके लिए इन्होंने इसको अपॉइंट कर लिया, इसको जो फीस मिलेगी वो रिवर्स चार्ज मिलेगी, ठीक है, GST जाएगी। सब हो गया, कर लेना। ठीक है, इसमें ये वाला पॉइंट मत करना, ये बता ही दिया था मैंने। बस इतना ही करेंगे। कल क्या स्टार्ट करेंगे, कॉम्पोजिशन।